हेलो गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज CSEET का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एक चैप्टर हम लोगों का पेंडिंग चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। आधे घंटे से 35 मिनट के अंदर अंदर हम उसको रिवाइज करेंगे। फटाफट से लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। आइए, चैप्टर का नाम है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट जो इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने क्लास में देखा था। सबसे पहले चलते हैं MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री मतलब क्या सर? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग वर्क परफॉर्म करते हैं, अलग अलग ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मिनिस्ट्री। ऐसे ही गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब क्या? ये कॉर्पोरेट्स के अफेयर्स को मैनेज करती है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब क्या? अफेयर्स मतलब मैनेजमेंट, और कॉर्पोरेट के अफेयर्स मतलब क्या? कंपनी और LLP से रिलेटेड मैनेजमेंट को गवर्न करने वाला डिपार्टमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? MCA। तो MCA क्या क्या काम करता है सर? MCA को हमने कुछ एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देके रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन करने का बोला हमने कि ये जो कुछ कानून हमने बनाए हुए हैं, कुछ एक्ट बनाए हुए हैं, इन एक्ट को गवर्न करने का काम किसका है? MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। जिसमें पहला कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि आप किसके कॉर्पोरेट, किसके अफेयर्स को मैनेज कर रहे हो? कंपनी और LLP, तो उनसे रिलेटेड सारे लॉ किसको मैनेज करने पड़ेंगे? आपको। तो कंपनीज एक्ट 2013 आपको मैनेज करना है। LLP एक्ट 2008 मैनेज करने का काम आपका है। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट 2002 जो इंडिया में कंपटीशन को बढ़ावा देता है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकता है, उसको एडमिनिस्टर करने का काम भी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको एडमिनिस्टर करने का काम भी किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। इसके अलावा कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड एक्ट 1951, जब कोई भी कंपनी किसी नेशनल फंड में डोनेशन करती है तो उसके लिए भी एक कानून बना रखा है हमने, उसे भी कौन एडमिनिस्टर करता है? कंपनीज एक्ट 2000, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980, जो भी सोसाइटी हम लोग देखते हैं, NGOs जो होते हैं, वो इसी एक्ट में रजिस्टर होते हैं। तो इस एक्ट के मेंटेनेंस का काम भी हमने किसको देकर रखा है? MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, एक मिनिस्ट्री जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका काम क्या होता है सर? अफेयर्स मैनेज करना, मैनेजमेंट को देखना, किसका? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और LLP। और क्या काम है सर? और काम है इसको एडमिनिस्टर करना है कुछ एक्ट। कितने एक्ट हैं? टोटल 6। कंपनीज एक्ट 2013, LLP एक्ट 2008, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनी डोनेशन टू नेशनल फंड एक्ट 1951 एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980। इन 6 एक्ट को एडमिनिस्टर करने का काम है। साथ ही साथ MCA एडमिनिस्टर करती है 3 प्रोफेशनल बॉडीज को भी, 3 प्रोफेशनल बॉडी और उन प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर को, जैसे कि ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI को भी मैनेज करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर किसको मैनेज करती है? ICAI को। और ICAI फिर किसे मैनेज करती है? CA को। तो मतलब मैं किसके अंडर में आ गया? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरी प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? ICAI। और ICAI की प्रोफेशनल बॉडी, उसे कौन सुपरवाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं वो लोग CS, तो CS को एडमिनिस्टर कौन करता है? ICSI। और ICSI को एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ऐसे ही हम लोगों के भाई बंधु होते हैं कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्हें भी एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ठीक। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अफेयर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑफिसेज बने हुए हैं, उनमें से कुछ ऑफिसेज को हमको पढ़ना है। जैसे पहला है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO। जब भी किसी कंपनी या LLP में फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? SFIO को भेज देती है कि जाओ फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करके आओ, क्योंकि इन लोगों का नाम ही क्या बेचारा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। जब भी कहीं फ्रॉड होता है तो ये लोग चले जाते हैं और वहां पे उस फ्रॉड को क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं कि फ्रॉड क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ठीक। इसे कब स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने?
1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2003। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एमसीए का काम होता है कि वो कंपटीशन एक्ट 2002 को भी एडमिनिस्टर करे। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर एक कमीशन बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, एक एजेंसी बनी हुई है, उस एजेंसी को भी मॉनिटर करने का काम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एडमिनिस्टर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अलावा एमसीए वाले लोग एक ये चलाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये क्या करता है, ये ट्रेनिंग देता है कॉर्पोरेट रेगुलेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी कैसे चलेगी, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आएगा, उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो एमसीए की ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये भी आता है। आईआईसीए के अंदर एक एकेडमी है आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, आईसीएलएस कैडार होता है जो आपको ये ट्रेनिंग देने का काम करता है। ये जो आईआईसी है इसके अंदर ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, आईसीएलएस, दैट इज इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है, एक प्रोफेशनल बॉडी खत्म। हम क्या पढ़ रहे हैं, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात करी कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में। दूसरी है एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब क्या, सर जैसे कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे, तो हम कहां जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। वैसे ही जब भी कंपनी से 2013 के अंदर अगर कोई से भी लड़ाई झगड़े हो तो आपको कोर्ट नहीं जाना है, आपको कहां जाना है, ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, उस ट्रिब्यूनल के पास जाना, वो आपकी बातों को सुनेगा और आपको न्याय दिलाएगा, आपको जस्टिस देने का काम कौन करेगा, एनसीएलटी। मतलब कोर्ट वाला काम कंपनीज के रिस्पेक्ट में कौन करता है, एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एनसीएलटी होता क्या है, सर एनसीएलटी एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है। क्वाशी का मतलब क्या होता है, सिमिलर, एक ऐसी बॉडी जिसके पावर कैसे होते हैं, किसी जुडिशियल बॉडी जैसे, मतलब कोर्ट जैसे पावर जिस बॉडी के होते हैं उसे क्वाशी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। तो एनसीएलटी एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है जो कॉर्पोरेट लॉ के मैटर्स को क्या करती है, हैंडल करती है। मतलब कॉर्पोरेट लॉ में अगर कोई भी मैटर हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, तो आपको कहां जाना है, एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहां बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के तहत इसको बनाया गया है। कब बनाया था, 1 जून 2016 के दिन। एनसीएलटी क्या होता है, सर एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है जो कोर्ट जैसे सारे काम करती है। कंपनी सेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसे बनाया गया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के तहत, और इसे कब बनाया गया था, 1 जून 2016 के दिन। सर इसकी टोटल कितनी बेंचेस हैं, बेंचेस मतलब टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, टोटल 11 ब्रांचेस हैं, जिसमें से इनकी प्रिंसिपल बेंच या फिर जिसे हम कह सकते हैं मेन बेंच या मेन ब्रांच, वो कहां पर है, मतलब हेड ऑफिस कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। जिसे करेंटली कौन लीड करते हैं, चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामलिंगम सुधाकर। चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस कौन, रामलिंगम सुधाकर, जो इसे करेंटली लीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। पूरा का पूरा सेम, बीच में एक वर्ड कौन सा आ गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब जहां पर आप अपील करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सा फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने लिया, तो क्या आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। हाँ सर हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। मान लो हाई कोर्ट से भी आपको समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप कहां गए, एनसीएलटी। पर एनसीएलटी के डिसीजन से अगर आप नाखुश हैं तो क्या कर सकते हैं, सर एनसीएलटी के डिसीजन से अगर आप नाखुश हैं तो आप कहां जा सकते हैं, आप जा सकते हैं एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब केस फाइल करना है तो भी हमारे पास आओ, और अपील फाइल करना है तो भी हमारे पास आओ, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है। तो जैसे हमने ट्रिब्यूनल बनाया था वैसे ही हमने अपीलेट ट्रिब्यूनल बना रखा है, और वो कहां बनाया हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के अंदर। इसे भी कब बनाया गया, 1 जून 2016 के दिन। ये क्या करता है, सर ये एक अपील कोर्ट है जहां पे पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं है एनसीएलटी के डिसीजन से, वो अपील कर सकते हैं, कहां जाकर के, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपील
अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। एनसीएलटी का क्या काम होता है सर? अभी तो आपने बताया एनसीएलटी का काम है अपील सुनने का। किसकी अपील सुनते हैं? एनसीएलटी ने जो भी डिसीजन पास किए उनकी। इसके अलावा एनसीएलटी को और भी काम दे दिया। क्या बोला कि तुमको एनसीएलटी की अपील तो सुननी है, साथ साथ में तुम्हें कुछ और अपील भी सुननी है। कौन कौन सी? एक और कोड होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वहां पर भी एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है डीआरटी। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने अगर कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन के अगेंस्ट में भी अगर किसी को अपील फाइल करनी है तो वो लोग भी कहां आकर अपील फाइल करेंगे? आप ही के पास आके फाइल करेंगे। मतलब एनसीएलटी एनसीएलटी के ऑर्डर की अपील तो सुनेगा ही सही, साथ साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का जो ट्रिब्यूनल है उसकी अपील भी कौन सुनेगा? एनसीएलटी। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कंपटीशन एक्ट 2002, वहां पे भी एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उस ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर आप नाखुश हैं तो उनका कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है। उनका अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सा है? जो यही वाला एनसीएलएटी, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल दो लोगों ने उधार पे ले रखा है कंपनीज एक्ट वालों से। उन्होंने क्या बोला कि देखो तुमने जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया है ना, उसमें तुम तुम्हारी अपील तो सुनते ही हो, हमारी भी सुन लो। हमारी किसकी? एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की और दूसरी किसकी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने पढ़ा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो 6 एक्ट को एडमिनिस्टर करता है और 3 प्रोफेशनल बॉडी को मैनेज करता है। उसके यहाँ 3 अलग से ऑफिस भी हैं, एसएफआईओ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। फिर हमने दूसरी पढ़ी, कौन सा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पढ़ा? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्वाशी जुडिशियल बॉडी जो क्या करती है? कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। कब कहां बनी हुई है? सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर हमने पढ़ा एनसीएलटी, जिसका काम क्या होता है? एनसीएलटी की अपील को हियर करना, साथ ही साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अपील को हियर करना और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की अपील को भी हियर करने का काम इन्हीं का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी मतलब क्या सर? सेबी एक सेबी एक्ट 1992 है, उस एक्ट के अंदर बनाए गए बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह कब बनाया गया सर? 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट 1992 के अंदर इस बोर्ड को बनाया गया। इसका मेन ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है और बाकी इसके अलावा इनके न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में भी कुछ होते हैं। आप ये बताओ कि सेबी करती क्या है? सबसे पहले ये बताओ सर। सेबी का काम है इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। इंडियन कैपिटल मार्केट मतलब क्या? ये जो शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, ये सब जो होते हैं, जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इंडिया के फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कि ये मार्केट सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये काम किसका होता है? ये काम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। इसके अलावा और क्या काम है? प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर। जो भी लोग शेयर मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इस चीज को इंश्योर करने का काम भी किसका होता है? सेबी का होता है। इसके अलावा प्रिवेंट द माल प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट। जो भी माल प्रैक्टिसेस, जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही है, उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए और सिक्योरिटीज का जो मार्केट है उसे प्रमोट करने का काम भी किसका होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, सेबी मतलब क्या? फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी को हम सेबी बोलते हैं। अब उन्होंने फंक्शंस बताएं कि सेबी क्या काम करती है। तो सेबी के फंक्शन में पहला फंक्शन आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब क्या? टू प्रोटेक्ट समवन, किसी को बचाना। कैसे बचा रहे हैं सर? हमने इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई ऐसा पर्सन ट्रेडिंग करता है जिसे अपनी ही कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पता हो। सिंस आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो आपके पास किसी दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में ज्यादा नॉलेज है, उस नॉलेज को आप यूज करके अनड्यू एडवांटेज ना गेन कर ले, इसके लिए हम इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करते हैं। तो हमने क्या किया? नॉर्मल पर्सन को प्रोटेक्ट किया। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है क्या? कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन किया। इसके अलावा उसने प्राइस रिगिंग को बैन किया। प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस मैनिपुलेशन। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं, छोटे शेयर्स होते हैं, जिन्हें ऑपरेटर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला? सेबी का काम है कि वो ऐसे प्राइस रिगिंग की प्रैक्टिसेस को रोके। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन प्रमोट करे, लोगों को बताए कि देखो भाई, किसी के झांसे में ना फंसे। कोई आपके पास ऐसी स्कीम लेकर के आए कि इस शेयर में पैसा लगाओ, 5 दिन में पैसा डबल, ऐसी किसी भी बातों में विश्वास ना करें। इस चीज के प्रमोशन का काम भी किसका है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये सेबी के प्रिवेंटिव फंक्शंस हो गए।
इसके अलावा सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है। रेगुलेटरी फंक्शन मतलब क्या, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम आपका है। कैसे रेगुलेट करते हैं, हम रूल बनाते हैं। हमारा काम क्या है, रूल्स बनाने का है कि अगर किसी को मर्जर करना है तो कैसे करेंगे, एक्विजिशन करना है तो कैसे करेंगे, अगर किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना है तो वो किस तरीके से कर सकती है। जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे ज़ेरोदा, आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटीज हो गया, एंजल फंड्स हो गए, ग्रो नाम का एक और ब्रोकर है, ये सारे ब्रोकर्स को रेगुलेट करने का काम, इनका ऑडिट करने का काम, ये भी किसका होता है, सेबी का ही होता है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा होता है डेवलपमेंट का फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन मतलब क्या, इन्वेस्टर को अवेयर करना, ट्रेनिंग देना इंटरमीडियरीज को, जो जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उन स्टॉक ब्रोकर को ट्रेनिंग देना कि देखो इस तरीके से आपको वहां से एंट्री लेनी है कंज्यूमर से, फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे एंट्री प्लेस करनी है, या और भी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देने का काम। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग को इंडिया में प्रमोट करने का काम भी किसका होता है, सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के पावर क्या होते हैं सर, सेबी का पावर है जुडिशियल पावर, क्वाशी जुडिशियल मतलब क्या, जैसे जजेस के पावर होते हैं, जैसे कोर्ट का पावर होता है, वैसे ही कोर्ट वाले पावर किसके पास है, सेबी के पास है। मतलब अगर आपने सेबी के एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया तो जैसे कोर्ट सजा देती है, वैसे ही सजा देने का काम किसका है, सेबी के पास भी पावर है कि वो आपको सजा दे सकती है। दूसरा क्वाशी लेजिस्लेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या होता है, लॉ बनाने का पावर। तो जैसे लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है, वैसा ही लॉ बनाने का पावर हमने किसको देके रखा है, सेबी के अंदर पास भी हमने पावर ये देके रखा है कि अगर वो चाहे तो सिक्योरिटीज से रिलेटेड कोई सा भी लॉ बना सकती है। तो आप देखिए आए दिन सेबी अपने नए नए नोटिफिकेशन और रूल्स के तहत क्या कर सकती है, नए नए लॉ बना करके लाती है। और क्वाशी एग्जीक्यूटिव, क्वाशी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जो लॉ हमने बनाया उस लॉ को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो हम आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब अगर स्टॉक ब्रोकर ने हमारी बात नहीं मानी तो सेबी 1 करोड़ की पेनल्टी लगा देगा। क्या उसके पास ये पावर है, आंसर इज यस, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वाशी एग्जीक्यूटिव पावर। तो पावर्स ऑफ सेबी क्या है, उसके पास जुडिशियल पावर है, लॉ बनाने का पावर है, उसके पास में नहीं, उसके पास में कोर्ट वाले पावर है, मतलब उसके पास लॉ बनाने का पावर है, और उसके पास उसे लॉ को एग्जीक्यूट करवाने का पावर भी देके रखा है। फिर नेक्स्ट की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। आरबीआई सबसे फेमस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या काम होता है सर, इंडिया की सेंट्रल बैंक होती है जो बैंकों को मैनेज करती है। इंडिया में पूरे के पूरे बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया 1 अप्रैल 1935 के दिन। एक एक्ट है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले प्राइवेट पर्सन द्वारा ओन की जाती थी, फिर 1949 में गवर्नमेंट ने उसके सारे शेयर्स खरीद लिए और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब प्राइवेट पर्संस को बाहर कर दिया, और नाउ इट इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। जब बनी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय इसका ऑफिस कलकत्ता में हुआ करता था, बाद में इस ऑफिस को मूव करके कहां ले आए, 1937 में मुंबई में लेकर के आ गए। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, कलकत्ता भी याद रखना, मुंबई भी याद रखना, और 1949 में गवर्नमेंट ने उसके शेयर खरीद लिए, इस बात को भी भूलना मत, ठीक है। आरबीआई का काम क्या होता है सर, बैंक के जो नोट्स होते हैं, मतलब जो रुपीस होती है, करेंसी होती है, इन्हें रेगुलेट करना, करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को एडवांटेजियसली यूज करना, मतलब हमारे हित में यूज करना। इंडिया के डेवलपमेंट में क्रेडिट करेंसी सिस्टम को यूज करने का काम होता है। और अच्छे से पढ़ते हैं थोड़ा, क्या बोलते हैं हम, आरबीआई का काम होता है कि वो करेंसी इशू करे, करेंसी को एक्सचेंज करे मतलब बदले, करेंसी को डिस्ट्रॉय करे, जैसे पुराने 500 और 1000 के नोट उन्होंने वापस लिए, कॉइन्स नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन, जैसे 25 पैसे 50 पैसे के जो सिक्के चलते थे पहले, अब चलते हैं क्या, नहीं। तो आरबीआई का काम क्या है, नए नोट इशू करे, पुराने नोट के साथ उनका एक्सचेंज करे, जो नोट खराब हो चुके हैं या जो नोट डिसकंटिन्यू हो चुके हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, और जो कॉइन्स प्रॉपर नहीं है उन्हें क्या करे, सर्कुलेशन से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा और क्या काम है, आप मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएं, इंप्लीमेंट करें और मॉनिटर करें, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट कम करना है, डिमांड सप्लाई को मैनेज करने का काम, ये सब काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन सभी चीजों को मैनेज करे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। इसके अलावा प्रिस्क्राइब रूल फॉर बैंकिंग ऑपरेशन, जैसे अभी हमारी बैंक्स जो है वो कितने बजे खुलती है, सुबह 10 बजे। आरबीआई चाहे तो 10 का टाइम कितना कर सकती है, सुबह 8 कर सकती है, चाहे तो 12 कर सकती है। तो ये काम किसका है, ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि वो बैंकिंग ऑपरेशंस को क्या करे,
मैनेज करके रखे और उनके लिए रूल्स प्रिस्क्राइब करें। इसके अलावा अगर बाहर से पैसा इंडिया में आता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया से पैसा बाहर जाता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने का काम भी किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके लिए उन्होंने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इसके अलावा आपका काम है कि आप क्या करो, डेवलपमेंट में रोल प्ले करो। जो भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें एक रोल प्ले करिए। इसके अलावा आप एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम को डिप्लॉय करिए, मतलब ये जो यूपीआई आ रहा है, हमारा क्रेडिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं, इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम भी किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो काम और होते हैं। पहला कौन सा? बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विस देने का काम भी किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट आ करके आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएगी, नहीं। आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना तो हमारा है, ये तो हमारा काम है। गवर्नमेंट कहां अकाउंट खुलवाती है? गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स खुलवाती है डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट को पैसे जमा करना हो, पैसे निकालना हो, तो वो किसी बैंक के पास नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आरबीआई बैंकिंग की सर्विस देता है किसे? गवर्नमेंट को। इसीलिए उसे बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। दूसरा, बैंकर टू द बैंक। जो बैंक्स होती है, जो शेड्यूल्ड बैंक होती है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो भी बैंक हुई, एचडीएफसी बैंक हो गई, ये सारी बैंक अपना बैंक अकाउंट कहां खुलवाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। निखिल शर्मा नाम का इंडिविजुअल है, ये अपना अकाउंट कहां खुलवाएगा? एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक का अपना अकाउंट कहां खुलवाएगी? आरबीआई के पास। वो किसी दूसरी बैंक के पास जाकर के नहीं खुलवाएगी, वो सीधे कहां खुलवाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो उसे क्या बोलते हैं? बैंकर टू द बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आज की तारीख में कितने ऑफिसेस हैं? 27 रीजनल ऑफिसेस हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितनी सब्सिडरीज है? काम की बात है 4। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। पहला डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो उस पैसे को डिपॉजिट पे इंश्योरेंस देने का काम गवर्नमेंट की ये वाली सब्सिडरी करती है, दैट इज डीआईसीजीसी। सेकेंड, बीआरबीएनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मतलब नोट को छापने का काम, नोट को प्रिंट करने का काम किसका होता है? बीआरबीएनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इनके दो ऑफिसेज भी हैं, देखो कहां पर, एक देवास में और दूसरा नासिक में। थर्ड वन इज रेबिट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सर्विस। ये क्या करती है सर? ये साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करती है। जो भी साइबर सिक्योरिटी है, हमारे क्रेडिट कार्ड, हमारे डेबिट कार्ड, हमारे मोबाइल फोन, इन्हें कोई हैक ना कर ले, इसमें से पैसा कट ना कर ले, डिडक्ट ना कर ले, इन चीजों के लिए रेबिट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। और एक और है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। जो बैंक्स होती है उन्हें टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जैसे जो एप्लीकेशन वगैरह वो लोग यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन का बैकएंड पीछे से सर्विसेज देने का काम कौन करती है? इफ्टास, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यहां से आगे बढ़ने के पहले क्यों ना आप लोग मुझे एक बार याद दिला दे कि अभी तक कितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा सर एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड पढ़ा कौन सा? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फिर हमने पढ़ा NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर हमने पढ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI। अब हम लोग पढ़ रहे हैं छठा, कौन सा? IBBI, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। साथ साथ में बने रहिए, समझ में आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन भी कर पाएंगे। बराबर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना? 1 अक्टूबर 2016 के दिन। गवर्नमेंट का एक एक्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। देखो क्या होता है, जब आपकी असेट लाइबिलिटी से कम हो जाए। असेट कितनी है? 100 रुपए, लाइबिलिटी कितनी है? 200 रुपए। अब बिजनेस करना आसान नहीं। व्हेन योर लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन योर असेट, तो ऐसे केस में आप बोलते हैं कि अब बिजनेस नहीं करना, हमें तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, दिवालिया घोषित करवाना
पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं। तो जब आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना चाहते हैं तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने के लिए आपको एक एक्ट फॉलो करना होता है जिसका नाम होता है आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंडर एक बोर्ड बना हुआ है, एक एजेंसी, एक अथॉरिटी बनी है, जिस अथॉरिटी का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बनाई गई है? 1 अक्टूबर 2016 के दिन। ये क्या करती है? सर, इसका काम है कि जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोसेस है उस प्रोसेस को एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना। कैसे मैनेज करती है? रेगुलेट बोथ प्रोसेस एंड प्रोफेशनल इन्वॉल्व। ये जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रोसेस इंसॉल्वेंसी की पूरी, और प्रोफेशनल कौन इन्वॉल्व होते हैं? सर, सीएस, लॉयर्स, ये लोग जो होते हैं यही तो इंसॉल्वेंसी करवाते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो गया, तो इन सभी को मैनेज करने का काम किसका हो गया? आईबीबीआई का। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को मैनेज करना है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एजेंसीज को मैनेज करना है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी मतलब जो लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना चाहते हैं वो, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जहां पर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है, आईयू, उन्हें भी मैनेज करने का काम किसका है? आईबीबीआई। इन चारों नामों को याद रखना, ये चार नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से वो पूछ सकते हैं कि बताओ इन चारों के अलावा वो पांचवा कोई सा ऑप्शन दे देंगे और बताएंगे कि क्या इसे भी आईबीबीआई रेगुलेट करता है। आपको उसे नो सिलेक्ट करना है कि नहीं, इसे नहीं करता, या वो कोई दूसरे भलते नाम देंगे और उसमें से बोलेंगे कि बताइए क्या इनमें से कोई रेगुलेट करते हैं, तो आपको ढूंढना है कि क्या इन चारों में से कोई सा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 में एक वैल्यूअर नाम की अथॉरिटी है। आप जब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे सीएस एग्जीक्यूटिव में, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर कि हमें बहुत सी बार चीजों का वैल्यूएशन करवाना होता है। तो वैल्यूएशन कौन करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर को गवर्न कौन करता है? आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एक छोटी सी अलग बात है, पर ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वापस से रिपीट करता हूं, जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि हमें बहुत सारी चीजों की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती है, वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वैल्यू निकालता कौन है? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालता है। तो उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की अथॉरिटी को मैनेज करने का काम किसका है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं। एंड देन कम्स द लास्ट बॉडी, दैट इज नीति आयोग। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट। तो उन प्रमुख इंस्टीट्यूट में एक लास्ट इंस्टीट्यूट जो हमारा बचा वो कौन सा है? नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है? सर, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम क्या ले आए? नीति आयोग लेकर के आए। नीति आयोग का काम क्या होता है? सर, नेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाए। इंडिया को डेवलप करने की स्ट्रेटेजी बनाने का काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है। नीति आयोग को काम अकेले नहीं करना, उसे राज्य की सरकारों के साथ मिल करके काम करना है। मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके काम करेंगे, जिसे हम बोलते हैं फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग का काम है नेशन के डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बनाए, राज्यों के साथ मिलकर के बनाए, और फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? राज्य और सेंटर मतलब यूनियन दोनों मिल करके काम करें, उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। आपको प्लानिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि आप विलेज लेवल से लेकर के तो बिल्कुल अपर लेवल तक जा पाएं, नेशनल लेवल तक जा पाएं। मतलब आपके प्लान इतने अच्छे होने चाहिए कि आपने गांव से शुरुआत करी, जिले पर आए, उसके बाद में राज्य पर आए, और राज्य से के बाद कहां चले गए? पूरी देश के ऊपर चले गए। तो फ्रॉम विलेज लेवल टू कंट्री लेवल आपको इतने बढ़िया और इतने लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो लोकल टू लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाने के यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो भी आप प्लान बनाएं वो प्लान ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों को बेनिफिट करे, खास करके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स जो होती है, बच्चे होते हैं, इन सभी के डेवलपमेंट का आपको अपने अंदर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करनी है। जब भी राज्यों को, कोई स्टेट्स को कोई कंफ्यूजन हो तो एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम भी किसका होता है? नीति आयोग का ही होता है। साथ ही साथ अगर कोई दो इंटर सेक्टर या इंटर डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उन लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करने का काम भी किसका है? आप ही का होता है। एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करनी है आपको नेशनल को और इंटरनेशनल लोगों को। साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म रिजॉल्व करने के लिए देना है। क्या? ताकि
कि अगर कोई इंटर सेक्टर या इंटर डिपार्टमेंट लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उन चीज़ों को आप दूर कर पाएं। नीति आयोग अपनी जो भी पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी इन 7 पिलर्स के ऊपर बेस होनी चाहिए। कौन से 7 पिलर? प्रो पीपल, मतलब आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो सभी लोगों को फायदा दे। प्रोएक्टिविटी, मतलब आपके एक्शन टाइम पे लिए जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि काम आज हो गया और प्लानिंग उसकी हो रही है 2 साल बाद, ऐसा नहीं करना है। पार्टिसिपेशन, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन लाओ आप जो पॉलिसी बना रहे हैं उसके अंदर, मतलब गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे, जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करे। इंपावरिंग का मतलब क्या? अगर आप किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए उसे पावर भी दिया जाए, गिव पावर टू टेक चार्ज। इसके अलावा इंक्लूजन, अपनी पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसके अंदर सभी का ग्रोथ हो, सभी को ग्रोथ मिले, सभी का डेवलपमेंट हो। इक्वालिटी, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइए। और ट्रांसपेरेंसी, मतलब ऑनेस्ट ऑपरेशंस आपको करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। ठीक, ये हो गई थोड़ी मोटी जनरल बातें प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के बारे में। खत्म नहीं हुई, अभी और चल रहा है। SDG वर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो, यूनाइटेड नेशन ने हर कंट्री को 17 गोल देकर के रखें कि ये 17 गोल आपको 2030 तक अचीव करना है। ये गोल क्या होते हैं कि गरीबी हटाओ, जो हंगर होती है उसे कम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जो लाइफ ऑन लैंड है, लाइफ बिलो वाटर है, इन सभी चीजों को मैनेज करें। ऐसे करके 17 अच्छे गोल्स दिए और क्या बोला है कि हर कंट्री को 2030 तक ये गोल अचीव करना है। अब ऐसा कैसा भारत को भी बोला, तो भारत ने क्या बोला, इंडिया ने क्या बोला, ठीक है हम ये अचीव कर लेंगे। और ये काम हमने किसे दे दिया? प्लानिंग कमीशन को दे दिया कि चलो ये जो 17 नेशन के डेवलपमेंट गोल्स आए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं, इन्हें अचीव कैसे करना है इसका प्लान हमें बताओ। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसे इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है। किसे? प्लानिंग कमीशन नीति आयोग को बोल रही है। तो ये क्या करेंगे? इनका काम है कि एसडीजी को इंप्लीमेंट करे अक्रॉस नेशन, पूरे भारत में क्या करे, उसे इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है। वो क्या करते हैं? वो एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाते हैं। इस इंडेक्स के थ्रू मॉनिटर किया जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम अचीव करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस अभी तक कैसी चल रही है। इसके अलावा एसडीजी लोकलाइजेशन, मतलब जो एसडीजी का प्लान है उसे ऐसा बांटिए कि वो हर राज्य में फैले, हर राज्य के हर जिले में फैले, हर गांव तक जाए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर लाने के लिए इंक्लूड करिए। और इसीलिए आप जो कंपनी सीएसआर का खर्चा करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा करती है, उसे आप क्या बोले कि इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करें। एसडीजी कॉस्टिंग को एस्टिमेट करें। अरे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल आपको अचीव करना है, ये 17 गोल सिर्फ बोल देने से अचीव नहीं हो जाएंगे। इसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा वो पैसा का एस्टिमेट भी लगाना है, कॉस्टिंग भी निकालनी है। और उसके लिए पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट से बात करो कि देखो ये सस्टेनेबल गोल अचीव करने के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप हमें पैसा कब तक दे देंगे? एसडीजी को फाइनेंस करना। साथ ही साथ पॉवर्टी मेजरमेंट इंडेक्स है, एक पॉवर्टी इंडेक्स आपको बनाना है जिससे आपको यह पता करना है कि कितनी पॉवर्टी है और उस पॉवर्टी को हम कैसे कम कर सकते हैं। ये सारा काम किसका है? नीति आयोग का, अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज प्रोजेक्ट 7E, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। देखो, जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट ओन स्कूल्स हैं, वहां पर पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, ऐसा हम सभी लोगों को लगता है। इसी सोच को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया? 3 स्टेट को सिलेक्ट किया और उन स्टेट के अंदर अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाए। क्या किया? अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए और लोगों को बताया कि देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं कि यहां पे क्वालिटी एजुकेशन हम डिलीवर कर पाए। वो कौन से 3 राज्य थे? वो राज्य थे झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। जो प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया था उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ मार्च 2020 के अंदर। और यह प्रोजेक्ट ने आखिरकार क्या कमाया? इस प्रोजेक्ट ने आखिरकार क्या पाया? उन्होंने बोला सर हमने 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और उनकी लर्निंग को इनहैंस किया, उनकी लर्निंग को क्या किया? हमने बढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा हमने 1.5 लाख इंस्पेक्शन किए। हम हर महीने 1.5 लाख स्कूल में गए और हमने पता करा कि वहां पर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, हो रही तो किस लेवल की हो रही है। इसके अलावा हमने क्या किया? हमने स्पॉट टेस्टिंग
इंप्लीमेंट करी। स्पॉट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्पॉट टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम वहां गए और हमने वहां पे हाथों हाथ बच्चों और टीचर दोनों का टेस्ट लिया, ताकि हमें पता चले कि पढ़ाई सिर्फ पेपर पे ही तो नहीं हो रही है, एक्चुअली में बच्चे को एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। और मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग की गई, जो टीचर्स हैं उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग दी गई कि देखो भाई इस तरीके से नहीं, ऐसे पढ़ाना है, आजकल ब्लैक बोर्ड पे नहीं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का जमाना आ गया है, ऐसी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी। इससे क्या फर्क पड़ा सर? मध्य प्रदेश में 30% स्टूडेंट्स की लर्निंग इनहांस इंप्रूव करने में हम कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का नाम था दक्षता उन्नयन प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या है? दक्षता उन्नयन। उड़ीसा में प्रभाव देखा गया कि 10 से 15% बच्चों में लर्निंग में इंप्रूवमेंट दिखा, वहां उस प्रोग्राम का नाम क्या था? उज्जवल उत्थान। और झारखंड में 12% बच्चों में इंप्रूवमेंट देखा गया और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? ज्ञान सेतु प्रोग्राम। ठीक, साथ ही साथ जब कोरोना आया, कोविड-19 आया, उस समय गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट 7E के अंडर एक DG7, DG का मतलब डिजिटल और 7 का मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, DG7 नाम का एक प्रोडक्ट निकाला, एक सर्विस निकाली, डिजिटल प्लेटफॉर्म निकाला, जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया? जैसे प्राइवेट स्कूल्स घरों में पढ़ाई करवाते थे कोरोना के समय पे, वैसे ही गवर्नमेंट के स्कूल्स ने भी क्या किया? लोगों को, बच्चों को घर पे ही पढ़ाया। मध्य प्रदेश में जब घर पे पढ़ाया तो उस प्रोडक्ट का नाम था हमारा घर हमारा विद्यालय। झारखंड में शिक्षा संजोग और उड़ीसा में शिक्षा संजोग और झारखंड में हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय, इन नामों से गवर्नमेंट ने बच्चों को कोविड के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम किया अंडर द प्रोग्राम DG7। ठीक, तो ये इसी के साथ हमारा की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाला जो चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में जाना, दूसरा हमने NCLT पढ़ा, तीसरा हमने NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ा, फिर हमने सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर हमने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर हमने IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ा। 7th हम लोगों ने पढ़ा नीति आयोग के बारे में और IBBI के बारे में आप करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं। और 8वें नंबर पे हमने पढ़ा प्रोजेक्ट 7E। वैसे ये कोई अलग पार्ट नहीं, नीति आयोग के अंदर ही इंक्लूड किया है, पर हम इसे गवर्नमेंट का एक अलग प्रोग्राम मान लेते हैं। और ऐसे करके छोटा सा ये हमारा चैप्टर है, हमने इसको फटाफट से फिनिश कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्लियर मेरे रिवीजन वीडियो से हुआ होगा। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपके CSEE के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का जो 25 मार्क्स का पोर्शन है, उस 25 मार्क्स के पोर्शन के 3 चैप्टर्स जो हैं, उन तीनों चैप्टर के रिवीजन वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए हैं। ये जो नोट्स मैं रेफर कर रहा हूं, ये नोट्स भी PDF फॉर्म में आप लोगों को YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल आसानी से CSEE निकलेगी और हम लोग मिलेंगे CS एग्जीक्यूटिव में, जहां मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा SBILL सब्जेक्ट के साथ। ठीक, एग्जाम आ रही है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, फोकस करिए चीजों को समझने में, ना कि रटने में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरा। अब मिलेंगे फिर किसी और दिन। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।